कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अमर को देखते ही रौनक की आंखों में चमक आ गई और उसने उससे पूछा, कैसी है मेरी बहन? खुश तो है ना? वैसे गांव की जिंदगी में है भी क्या? जो मजे शहर में है वो मजे और ऐस भला गांव में कहाँ? हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, पर ये शहर मेरे जैसे लोगों के लिए ही ठीक है। तेरी बहन को तो शहर बिल्कुल रास ना आया, क्योंकि उसे गांव की खुली हवा में रहने की आदत है। शहर तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ शराब और कबाब दोनों है, जबकि तेरे इस गांव में सिर्फ शराब है, क्योंकि किसी लड़की को तो अगर यहाँ छू भी दो तो हंगामा हो जाता है। जबकि शहर में अगर लड़का और लड़की दोनों मस्त हो तो मस्ती की बातें खूब होती है, और वो भी खुलकर। पर तेरी गवार बहन को ये खुलापन बिल्कुल पसंद नहीं। पर ये कैसे हो सकता है यार? वो भी जवान है, क्या उसे बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि उसे भी कोई प्यार करे और उससे शादी करे? होती है यार, इच्छा तो होती है, पर वो कहती है कि पहले शादी, बाकी बातें बाद में। अब कैसे उसे समझाऊं कि शहर में शादी के पहले भी आपस में मिलने जुलने को बुरा नहीं माना जाता। अब छोड़ यार इन बातों को, क्योंकि इस बारे में चाह कर भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोई और लड़की होती तो अब तक उसको मजा चखा चुका होता, पर इस बहन के रिश्ते ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। अरे यार, तेरी बहन है पर मेरी तो बहन नहीं है ना। मैं भी तो उसको मना मना कर हार गया, पर मानती ही नहीं। और मालूम है, जब मैंने उससे यहाँ आने की बात कही तो उसने क्या कहा? क्या कहा? कि मैं भी गांव चलूंगी और अब अपनी भैया से डरूंगी नहीं, बल्कि अब अगर उसने मेरे साथ कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझ पर उसने हाथ उठाया तो सुसाइड कर लूंगी, पर उसके पहले भाई की भी जान ले लूंगी, क्योंकि जब मरना ही है तो क्यों ना भाई को मार कर मरूं। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, यही कहा उसने मुझे। और उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं उसे यहाँ ना लाऊं तो तुझे ही किसी बहाने से मुंबई ले आऊं, और फिर वो तेरी जान ले लेगी और अपनी भी जान दे देगी, क्योंकि मेरी बर्बादी का असली कारण तो मेरा भाई ही है। फिर मैंने सोचा कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। कुछ पता ही नहीं इसका कि कब क्या कर बैठे। तब मैं उससे बिना कुछ बताए चुपके से यहाँ आ गया। अमर ने जानबूझकर एक मन घड़ंत कहानी रौनक को सुना दी। इसका तो मतलब ये हुआ कि शहर जाते ही उसके पर निकल आए, लेकिन इतनी सीधी सादी लड़की ऐसी कैसी हो गई? शायद कई दिनों से उसे मार नहीं पड़ी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। सच तो ये है कि जब तू उसे अपने साथ ले गया था तो उसे बांध के रखना था और बात न मानने पर पिटाई भी करना था, तब ठीक रहती। लेकिन लगता है कि तूने सिर्फ प्यार से ही उसे समझाने की कोशिश की। अरे यार, जब पेट पर लात पड़ती है ना तो अच्छों अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, और तू तो वो सब भी उसके साथ कर सकता था जो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें गलती तेरी ही है, जो एक लड़की को भी नहीं संभाल सका। खैर, अब इन बातों को छोड़ और ये बता कि सौदा पक्का हुआ कि नहीं? पूरा पक्का कराया हूँ और पैसा भी साथ लाया हूँ। फिर अपनी जेब से कोर्ट का पेपर उसे देते हुए कहा कि पहले तू इस पर दस्तखत कर दे। पर इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है दोस्त कि तेरी बहन का तेरे से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो वो बालिग है और अपनी इच्छा से चाहे जहाँ जाए और चाहे जिसके साथ भी रहे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जीने के लिए, और वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। इसीलिए आज से मैं उससे अपने भाई के इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। ये कहते हुए अमर ने उसके आगे 35,000 की नोटों की गड्डियाँ रख दी। रौनक ने नोटों की गड्डियाँ देखते ही तुरंत
कोर्ट के पेपर पर अपना दस्तखत कर दिया और फिर नोटों की गड्डियों को देखते हुए शराब की पूरी बोतल गटक गया और बोला, तू बहुत अच्छा है अमर भाई, ये ले 1000 रुपये अपना कमीशन और शहर में एक बढ़िया दारू की बोतल मेरी तरफ से पी लेना। ये तो गलत है दोस्त, तुझे तो 30,000 ही मिल रहे थे, मैंने 5 ज्यादा दिलवाए हैं तो इसका आधा बनता है ना। क्या तुझे गणित नहीं आती? आती है यार आती है, सॉरी मैं भूल गया, ये ले। और फिर गड्डी में से रुपए और निकालकर उसे देते हुए कहा, अब बोल मेरी गणित मस्त है या नहीं? बहुत मस्त है यार तेरी गणित, अब तो मेरे को इजाजत दे, क्योंकि बिना बताए मैं यहाँ आ गया हूँ और अगर देर में घर पहुँचा तो न जाने कितने सवाल पूछ डालेगी और तब उसकी मरने मारने वालों की लिस्ट में तेरे नाम के साथ साथ एक नाम मेरा भी जुड़ जाएगा। मतलब भाई का डर और लिहाज बिल्कुल नहीं रहा उसे। पर कोई बात नहीं, अब तू पूरी तरह स्वतंत्र है, इसीलिए अब तू जैसे भी चाहे उससे निपट। और मैंने तेरे इस कागज पर दस्तखत भी कर उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और जब सारे रिश्ते टूट ही चुके हैं तो अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और हाँ, अब अगर उसने कभी इस गांव में आने की जुर्रत की या मेरे को मारने के बारे में सोचा तो उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि दोस्त, अभी तक वो भाई के रिश्ते से उस पर थोड़ा बहुत रहम कर देता था, लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता भी जब टूट गया है तब दया किस बात की। इसीलिए अब यही इसके लिए बेहतर है कि इस गांव को हमेशा के लिए भूल जाए और शहर के रहन सहन को अपना ले और ऐश करे। इतना कहते कहते शराब के नशे में वो अपना होश खो बैठा। शराबी भाई तो शराब के नशे में टुन हो चुका था। अमर चाहता था कि वो कुछ ऐसा जाल बुने कि निहारिका को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि ये शराब की लत सिर्फ रिश्तों की ही तार तार नहीं करती बल्कि इंसान को अपराधी भी बना देती है। जो भाई सिर्फ 30,000 रुपये के लिए अपनी बहन का सौदा कर सकता हो, उस पर इतनी आसानी से भरोसा कोई कैसे कर सकता है? और वैसे भी एक शराबी के पास ये 30,000 कितने दिन टिकने वाले हैं? कल की तारीख में रुपए खत्म होने पर कोई नई चाल भी तो चल सकता है। किसी बहाने मुंबई आकर अगर फिर से निहारिका को परेशान करने लगा। इसीलिए वो चाहता था कुछ ऐसा ताना बाना बुनना जिससे निहारिका हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाए और बेफिक्र हो जाए अपनी भाई की तरफ से और अपने इस मकसद में अब वो कामयाब भी हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास लिखित में कोर्ट पेपर के दस्तावेज थे कि उसने निहारिका से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भाई का अपनी बहन निहारिका के प्रति कितनी घटिया सोच है, इसका वीडियो भी उसने बना लिया था, जिससे अगर कभी भविष्य में वो निहारिका से संबंध जोड़ना भी चाहे तब उन परिस्थितियों में वो इस बात को सिद्ध कर सके कि शराब के नशे में टून इस भाई के आगे निहारिका का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अपने भाई का घर छोड़कर उसने कोई गलत काम नहीं किया है और वैसे भी अब वो बालिग हो चुकी है। इसीलिए किसके साथ उसे रहना है और कहाँ रहना है, इस संबंध में अपना स्वतंत्र फैसला लेने का उसे पूरा अधिकार है। रौनक को टून अवस्था में देख पहले तो उसका दिल किया कि उसको यूं ही पड़ा रहने दे और वापस हो ले, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर अभी इसका कोई नशेड़ी दोस्त इधर आ जाए तो इसके पूरे रुपए वो मार देगा और जब तक इसे होश आएगा तब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा ये। फिर उसके दिल में एक बात यह भी आई कि क्यों ना वो खुद ही इसके सारे रुपए लेकर आराम से निकल ले, क्योंकि इसका मकसद तो पूरा हो ही चुका है। फिर ख्याल आया कि यार ये तो गलत होगा, आखिर जैसा भी है पर है तो निहारिका का भाई ही। तभी अमर की नज़र सामने पड़ी एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी को देखा तो उसमें जावेद के बारे में लिखा था कि आज रात तक ही वो इस गांव में रहेगा और कल सुबह लड़कियों के साथ कोलकाता चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ आज तक का ही समय है उसके पास निहारिका को उसे सौंपने का। डायरी में ये भी लिखा था कि वो खुद उससे मिलने आज रात आएगा और उसे 30,000 नगद देकर निहारिका को भी उन 8 लड़कियों के साथ ले जाएगा जो पहले से ही उसके साथ कोलकाता जाने को तैयार हैं।
नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था। ये देखते ही अमर के दिल में उथल पुथल मच गई और वो उन सभी लड़कियों के बारे में सोचने लगा जो इस जावेद के चंगुल में फंसी हुई थी। यद्यपि इस समय वो कोई बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को गवारा नहीं कर पा रही थी कि उसके गांव की इतनी सारी लड़कियों को कोई बरगला कर ले जाए, मन भावन सपने दिखाकर उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाए और उन्हें विदेशियों के हाथों मोटी रकम में बेचकर उनकी जिंदगी को नरक बना दे। उसे इस बात की भी आशंका थी कि अगर वो समीप के पुलिस स्टेशन पर फोन मिलाता है तो उल्टे वो ही फंस सकता है, क्योंकि ये बड़े सौदागर पहले से ही सब सेटिंग कर लेते हैं और अक्सर बड़े बड़े नेताओं से भी इनका मिलना जुलना होता है। काफी देर तक वो इसी उधेड़-बुन में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने गांव की पुलिस को फोन करने की बजाय अपने एक दोस्त क्राइम ब्रांच में कार्यरत सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को फोन मिलाया और डिटेल में उसे सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर अभिजीत ने कहा, बहुत अच्छा किया दोस्त जो तुमने इस जावेद के बारे में बताया। मैं अभी दल बल और प्रेस वालों के साथ 3 घंटे में पहुंचता हूं। तुम निहारिका का सौदा उससे पक्का कर लो और उसे 2 घंटे बाद वहीं पर बुला लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसने सोचा कि रौनक के ही मोबाइल से जावेद को फोन कर उसे बुलाऊं, जिससे उसे कोई शक ना हो। लेकिन इसके पहले कि वो जावेद को फोन करता, अचानक रौनक के मोबाइल की घंटी बजने लगी। अमर ने मोबाइल उठाया तो देखा कि जावेद का ही नंबर था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो डियर, तुम्हारी बहन निहारिका आई या अभी नहीं आई? अमर ने अपनी आवाज बदलकर रौनक की आवाज में उससे कहा। निहारिका अभी 2 घंटे बाद आएगी। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है, पर पैसा मेरी निहारिका के लिए बहुत कम है। मैं इतने में सौदा नहीं करूँगा। कम से कम 35,000 देने को अगर राजी हो तब तो आ, वरना जो लड़कियां तेरे साथ है तो उन्हें लेकर चला जा। मेरी निहारिका उन लड़कियों जैसी ही है, थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर सुंदरता में उन सभी लड़कियों से वो 21 है। इस समय अमर ने कुछ ज्यादा ही शराब पी लेने की एक्टिंग करते हुए लड़खड़ाती जुबान में उससे ये बात कही, जिससे जावेद यही समझे कि रौनक ही उससे बात कर रहा है। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए सौदे से मुंह कर रहा है। देख, सिर्फ आज रात का ही समय है, बाद में तेरे को 30 तो क्या 2,000 भी कोई नहीं देगा। रख साले फोन और दोबारा कॉल ना करना। मेरी निहारिका की कीमत बढ़ाने की बजाय घटाने की बात करता है। अब अगर कॉल किया ना तो 30,000 अंटी में बांध कर कॉल करियो, आया समझ में? अमर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। अरे नाना, मैं 35 पर राजी हूँ और अभी 35,000 लेकर आता हूँ। ठीक है, पर दारू की 2 बोतल भी साथ लाना, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त अमर के लिए, जो निहारिका को लेकर 2 घंटे में आने को है और मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए अमर और निहारिका को कोका कोला बताकर उनके हलक में भी दारू उतारनी होगी। फिर जब दोनों टुन हो जाएंगे तो निहारिका खुद ब खुद तेरे साथ चली जाएगी, क्योंकि आ तो रही है वो, पर कब उसका दिमाग फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मैं 2 घंटे बाद ही आऊँगा। और सुन, निहारिका जैसे ही वहाँ आए मुझे फ़ोन कर बता देना, फिर आधे घंटे में ही मैं पैसा लेकर हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगा। ये कहकर अमर ने फ़ोन काट दिया। रौनक टून था, जावेद 2 घंटे बाद आने वाला था और अभिजीत ने 3 घंटे बाद आने की बात कही थी। अमर के समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। 2 घंटे बाद जावेद आ जाएगा और निहारिका को ना पाकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सारा खेल बिगड़ जाए
और वो खुद किसी मुसीबत में फंस जाए। अमर बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में उलझा रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उसे इस बात की थी कि निहारिका इस समय नहीं थी और निहारिका को ना पाकर कहीं उसे शक ना हो जाए कि उसके साथ कहीं कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है। इसीलिए उसे जो कुछ भी करना था बहुत शीघ्र और बहुत सोच समझकर करना था, क्योंकि इस समय उसकी एक छोटी सी भी गलती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। यहाँ तक कि उसकी और रौनक की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि जावेद जैसे अपराधी किस्म के लोग किसी की जान लेने में बिल्कुल नहीं हिचकते और इनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता, क्योंकि इनके बचने के बहुत सारे रास्ते इनके पास होते हैं और हमारा खोखला सिस्टम भी इनकी मदद करता है। काफी देर तक सोचने विचारने के बाद अमर ने कुछ निश्चय किया और अभिजीत को फोन लगाकर बोला, सुनो अभिजीत, अब से कोई 2 घंटे बाद जावेद यहाँ आएगा। मैं और रौनक दोनों टून अवस्था में तुम्हें मिलेंगे। इसी बीच मैं तुम्हें एक मिस कॉल दूंगा और तब तुम समझ लेना कि जावेद यहाँ आ गया है। और तब तुम रौनक के फोन नंबर पर फोन करना कि तुम निहारिका को लेकर आ रहे हो और 1-2 और लड़कियां भी तुम्हारे साथ हैं। अगर व्यवस्था हो जाए तो उनका भी जावेद से सौदा करवा देना और मेरे को प्रत्येक लड़की पर 2000 कमीशन दे देना, क्योंकि मेरा भी कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। इस तरह से जब तुम फोन पर बात करोगे तो तुम पर कोई शक नहीं करेगा और ये जावेद तब और भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेगा और यहाँ आते ही आसानी से तुम इसे दबोच सकोगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे जिससे जावेद हमारा इंतजार करे। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां जावेद जैसे बदमाशों की कमजोरी होती है और लड़की का लालच देकर इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में इन बदमाशों की बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं करती। ठीक है दोस्त, आगे जैसा तुम समझो वैसा ही करना, क्योंकि जावेद जैसे अपराधियों से निपटना तो तुम्हारा रोज का काम है और इन अपराधियों की नस नस से तुम लोग वाकिफ होते हो। वैसे तूने क्या पहना है इस समय? मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर कोई नया आदमी तुझसे पहली बार मिले तो किस तरह के से तुझे पहचानेगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किस रंग का शर्ट है तेरे बदन पर इस समय? ब्लैक कलर का जिसमें गोल्डन कलर के स्टील के बटन है। लेकिन थैंक्स दोस्त, अभी सवाल ज्यादा मत कर, बाद में सब समझ जाएगा तो बाय बाय, अमर ने कहा और फोन रख दिया। इस समय उसकी बुद्धि बहुत तेजी से काम कर रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने अचानक रौनक की जेब से पूरे 33,500 रुपये निकालकर अपनी जेब में रख लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाशी में उसकी जेब में पहले से पड़े 500 रुपये के नोट भी उसने निकालकर अपनी जेब में रख लिए। फिर जैसे तैसे 2 घंटे और बीत गए और जावेद आ गया। अच्छी बात यह थी कि वह अकेला ही था इस समय, उसके साथ और कोई ना था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, अमर ने खुद को भी रौनक के ऊपर लुढ़का लिया और अभिजीत को मिस कॉल दे दिया। जावेद अंदर आया और 2 शराबियों को एक दूसरे पर लुढ़का देख मन ही मन बुदबुदाया, साले शराबी इतनी पी बैठे हैं कि उन्हें उठाना भी टेढ़ी खीर है। तभी रौनक के फोन की घंटी बज उठी। जावेद ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, सुन जावेद भाई, कोई आधे घंटे में हम निहारिका को और 2 और मस्त लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे और वो तुम्हारा दोस्त भी मस्त हो जाएगा। बेमिसाल हुस्न से भरपूर है दोनों लड़कियां, और चूंकि ये दोनों अपने घर से भागी हुई है इसीलिए इनके वापस लौटने का भी तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये है दोस्त कि इस समय अगर उन्हें सिर्फ बढ़िया भोजन पानी और मस्ती मिलती रहे तो इतने में ही उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तू जावेद से दोनों का सौदा 32-32 में तय कर लियो।
तो 31-31 मेरे और एक एक तेरे कमीशन के हो जाएंगे। अब बोल, ठीक है ना? क्यों जल्दी बोलना पागल, किस दुनिया में है? कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं पी लिया? या दोनों पीकर लुढ़के हुए हैं तो बोलेंगे कैसे? मैं व्यवसायी जावेद ही बोल रहा हूँ, अभी अभी आया हूँ। अगर माल मस्त है तो आप सौदा पक्का समझो। आप आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। ये दूसरा कौन है? कहीं अमर तो नहीं है? और क्या दोनों टुन है? मैं नहीं जानता कि ये दूसरा कौन है, पर यहाँ इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है। दूसरे वाले की शर्ट ब्लैक कलर और उसमें बटन गोल्डन कलर स्टील के तो नहीं है? हाँ, ब्लैक कलर शर्ट और स्टील के ही बटन है। फिर तो वो अमर ही है, रौनक का दोस्त। दोनों नंबर 1 शराबी और जुआरी हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो, बस यही है इनकी पहचान। वैसे बड़े काम के हैं दोनों, क्योंकि पैसा देकर चाहे कुछ भी करवा लो इनसे। जबकि कुछ तो ऐसे नमक हराम होते हैं जो पैसा भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। सही कहा भाई आपने, मैं भी भरोसा करके ही आज भर और रुका हूँ, क्योंकि रौनक ने कहा था कि उसकी बहन निहारिका आज जरूर आ जाएगी, वरना जो 8 लड़कियां हैं मेरे पास उनको लेकर कल ही कोलकाता चला गया होता। फिर निहारिका की इतनी तारीफ की है उसने कि उसे देखने को तो मेरी इच्छा है। उसने बताया है कि पूरे गांव में सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बहन निहारिका ही है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को मैं भला कैसे छोड़ सकता था? जावेद ने कहा। हाँ, ये बात तो सही है। अभिजीत बोला, बस थोड़ी देर बाद और रुक जा, फिर तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा, ये पक्का वादा है मेरा। थैंक्स मेरे भाई। जावेद ने इतना ही कहा और फोन कट कर दिया। फिर कोई 15 मिनट के बाद ही एक जीप सामने दरवाजे पर रुकी और इसके पहले कि जावेद कुछ समझ पाता, अभिजीत 2-3 पुलिस वालों और 1-2 पत्रकार अंदर आए और आते ही उन्होंने जावेद को दबोच लिया। फिर अभिजीत ने एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर ऐसा मारा कि दिन में ही उसे चांद तारे दिखने लगे और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। एक तमाचे में ये हाल, जरा सोच, जब पुलिस तुझ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेगी तब क्या होगा तेरी जवानी का? शायद अभी आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो आपकी नौकरी तक खा सकता हूँ। मेरा इतना पावर है कि मंत्री तक मेरे इशारे पर चलते हैं। आहा हा, मंत्री भी तेरे इशारे पर चलते हैं? अरे पागल, जो मंत्री तेरे इशारों पर चलते होंगे उनका चरित्र तो तेरे से भी ज्यादा घटिया होगा। क्यों, सही कहा ना? और सुन साले, जैसे तुझे केवल अपने धंधे से मतलब होता है ना, ऐसे ही इन मंत्रियों को भी सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है। इसीलिए अगर तेरे को यही खलास कर दूं तो क्या तेरे को कोई बचाने आएगा? और ये जो तेरे अपने मंत्री हैं ना, वो भी सब मीडिया वालों से यही कहेंगे कि उन्होंने तेरे को कभी नहीं देखा और ना तेरे को जानता है वो। एक बात और भी सुन ले, क्या तुझे मालूम है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा? अरे तेरे ही एक मंत्री से मुझको खबर लगी और उसने ही तुझको पकड़वाया। और उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इससे उसकी कुर्सी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। पर मैं तेरे को उसका नाम नहीं बताऊंगा। हा 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 हा। अभिजीत ने अपनी इन बातों से हवा में तीर छोड़ा जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा, क्योंकि जावेद ये सुनते ही बड़बड़ाया, मतलब ये मंत्री का बच्चा मेरे से भी खेल खेला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। अभिजीत की इस चाल से अब मंत्री जी भी उसकी जांच के दायरे में आ गए थे और कल की तारीख में उच्च स्तर पर इन लड़कियों की ब्लैकमेलिंग के पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना था और इस रैकेट से जुड़े कुछ मंत्रियों के भी चेहरे बेनकाब होने वाले थे। ये पक्की बात थी। अभिजीत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अमर अदालत के चक्कर काटे, इसीलिए दांव खेलकर उसने अमर को और रौनक को भी बचा लिया और जावेद की तरफ से उन्हें अभयदान दे दिया। क्योंकि अगर जावेद को इस सच का पता चल जाता कि उसको पकड़वाने में अमर का हाथ था
तो ये जावेद जेल में रहकर भी अमर का जीना हराम कर सकता था और अपने माफिया गुर्गों के द्वारा उसे मरवा भी सकता था। अभिजीत ने फिर पुलिस वालों को आदेश देते हुए कहा, तुम इस हरामखोर को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और जिन लड़कियों का इसने सौदा किया है उन्हें उनके माँ बाप को सौंप दो और उन्हें अच्छी तरह से समझा देना कि ये कमीना जावेद लड़कियों का दलाल है, जो तुम सबकी शादी कराने तुम्हें कोलकाता नहीं ले जा रहा था, बल्कि तुम्हें विदेशी मुल्कों को बेचने कोलकाता ले जा रहा था। और मैं तब तक इन दोनों शराबियों को बड़े जेल में ले जाता हूँ, क्योंकि अगर ये तीनों साथ होंगे तो आपस में फिर कोई खिचड़ी पका सकती है। अभिजीत ने ये कहते हुए उन्हें आंख मार दी, जिससे जावेद को इस पूरी साजिश में अमर और रौनक पर रत्ती भर भी शक न हो। यस बॉस, उन्होंने कहा, और तब अमर ने अपनी आंखें खोली और बोला, वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। मैं सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान था कि यद्यपि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में कोई धन दौलत मान सम्मान नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी और बयानबाजी से मुक्ति चाहिए थी, और तूने इन मुसीबतों से मुझको साफ बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इतने में रौनक को भी होश आ गया। जब उसे जावेद के पकड़े जाने का पता लगा तो उसकी घिग्गी बंद गई। वो अभिजीत से बोला, हमने कुछ नहीं किया माई बाप, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। आप चाहे मेरा सारा पैसा रुपया ले लो, पर मेरे को थाने ना ले जाओ। पर क्यों न ले जाऊं? तूने भी तो अपनी बहन का सौदा किया था ना इससे, और तूने ही बुलाया था इस जावेद को यहाँ, क्यों? सही कहा ना? अभिजीत ने रोबदार आवाज में रौनक से कहा। अरे साहब, काहे इस गरीब आदमी को सताते हो? छोटी मोटी दुकान है बेचारे की, किसी तरह अपना पेट भरने भर का काम कमा लेता है। गरीब आदमी है, थोड़ा पैसों की लालच में भटक गया था, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। आप छोड़ दो इसे, मेरी गारंटी। पर अमर ने भी नाटक करते हुए अभिजीत से कहा, ठीक है, तेरे कहने पर इसे छोड़ देता हूँ। फिर रौनक को देखकर बोला, देख, छोड़ तो दिया है तुझे आज, पर ये बात बाद हमेशा तेरे को याद रहे कि खुफिया पुलिस की नज़र में तू आ चुका है, इसीलिए आगे से भूल कर भी कुछ गलत करने की कोशिश ना करना। कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा माई बाप। रौनक ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, ठीक है। ये कहकर अभिजीत अमर के साथ बाहर आ गया। तभी अमर ने अभिजीत से कहा, यार 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। और तब फुर्ती से अंदर आकर उसने रौनक से कहा, तुझे मालूम है ना, ये पुलिस वाले किसी शराबी जुआरी के पास कभी एक पैसा भी नहीं छोड़ते, सब छीन लेते हैं। और तेरे पास तो लगभग 35,000 रुपये थे। ये सारे रुपये तो तेरे जाते ही, और ये भी तुझसे पूछा जाता कि ये रुपये तेरे पास आए कहाँ से, और जब उन्हें ये पता लगता कि इन रुपये से तूने अपनी बहन का सौदा किया है, तो क्या हश्र होता। तेरा मालूम है तुझे, ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसके कारण कई साल तक जेल में तू चक्की पीसता। पर भगवान का शुक्र मना कि इत्तेफाक से ये खुफिया पुलिस अधिकारी अभिजीत मेरा दोस्त निकला, और मेरे कहने पर इसने तेरे को छोड़ दिया। और एक बात और सुन ले, इन पुलिस वालों ने तेरी तलाशी भी ली थी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला तेरे पास, क्योंकि तेरी जेब से सारे रुपये मैंने पहले ही निकाल लिए थे। मतलब तेरे रुपये भी बच गए और जेल जाने से भी तू बच गया।
पर आगे से अब कोई गलत काम करने की जुर्रत ना करना, और निहारिका के बारे में तो स्वप्न में भी कुछ गलत करने की ना सोचना, वरना लंबे समय के लिए तू जाएगा। और देख दोस्त, मैं भी तो तेरे को माफ कर दूंगा, पर निहारिका इतनी गुस्सा है तुझसे कि पुलिस के आगे तेरी इन हरकतों का सारा चिट्ठा खोल देगी। लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि तू जैसा भी है पर मेरा दोस्त है। और ये ले तेरे पूरे 35,000 रुपये। इन रुपयों को अपनी दुकान में लगाकर अब आगे से ईमानदारी से काम करना और शराब पीना भी छोड़ देना, क्योंकि अभिजीत बाबू की नज़र जिस पर पड़ जाती है ना, वो या तो सुधर जाता है और या फिर सीधे एनकाउंटर में मारा जाता है। काहे से कि बड़े अजीब ही है ये अभिजीत बाबू। उनकी सोच ऐसी है कि शराबियों और लड़कियों के दलालों को जेल भेजकर तड़पाने की बजाय सीधे एनकाउंटर कर उन्हें मार देना ही ज़्यादा सही है। इतना कहकर और उसके हाथ में 35,000 नोटों की गड्डी थमाकर अमर तेजी से निकल गया। और रौनक नोटों की गड्डियों को बहुत देर तक देखता रहा, और ना जाने कितने चित्र विचित्र ख्याल उसके दिमाग में घूमते रहे। इस समय उसका नशा हवा हो चुका था। इतनी देर लगा दी, क्या कर रहा था? अभिजीत ने कहा, अरे यार, तुझे तो मालूम ही है कि ये रौनक मेरी निहारिका का भाई है। अब जैसा भी है, पर उसका भी बुरा कैसे सोच सकता हूँ मैं। तो सोचा थोड़ा अकेले में समझा दूँ कि लाइन पर आ जाए, और थोड़ा डरा भी दूँ कि अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ की तो खैर नहीं। हाँ यार, बात तो सही है तेरी। इस दुनिया में पता नहीं कुछ लोग किस मिट्टी के बने होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। पर फिलहाल तो मैंने तुम दोनों को ही इस पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा लिया है। अब तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से और मस्ती से जियो और ऐश करो, क्योंकि इंसान की खुशी ही इस दुनिया में सब कुछ है। यहाँ जो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं। और इसका कारण यह है दोस्त कि यहाँ प्यार मोहब्बत पैसा आदि सब कुछ है, पर खुशी ही नहीं है। और ये खुशी बड़ी मुश्किल से किसी इंसान को नसीब होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे मेरी निहारिका भी एक ऐसे ही लड़की है जो खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करती है, और इसीलिए वो मुझे बहुत प्यारी है। पर आश्चर्य है कि उसके भाई को इतनी खूबसूरत और हंसमुख लड़की की खुशी भी बर्दाश्त नहीं, जबकि वो उसकी सगी बहन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वो भी सुधरेगा जरूर, और तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, और वो इस सच को भी स्वीकार करेगा कि ये शराब इंसान से रिश्तों को भी तोड़ देती है, अपनों को भी छोड़ देती है और जोड़ देती है एक घटिया रिश्ता, मुफलिसी व बदनामी का, जो सिर्फ बुराई का प्रतीक है। ऐसी शराब को तो हाथ लगाना भी गुनाह है, जो इंसान के दिमाग को ही डेड कर दे। ये शराब शराब नहीं, बल्कि मौत की प्राय है। बहुत सही कहा तूने। पर इन पीने वालों को कौन समझाए? इन्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। अभिजीत और अमर अपने पूरे सफर में देश, दुनिया और समाज से जुड़ी बहुत सी बातें करते रहे। क्योंकि अभिजीत सीआईडी क्राइम ब्रांच में एक अधिकारी था, इसीलिए उसने क्राइम से जुड़े खूब सारे रोचक किस्से भी अमर को सुनाए, और मुंबई तक का सफर उनका बहुत अच्छे से कटा। मुंबई आकर अमर और अभिजीत को अपने घर साथ चलने को कहा, तो अभिजीत ने कहा कि आज नहीं, घर तो फुर्सत से ही कभी आऊँगा। अरे यार, इस दुनिया में फुर्सत इंसान को मिलती ही कब है? उसके लिए तो समय निकालना ही पड़ता है, और आज तो बहुत अच्छा मौका है
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वैसे भी पहले तू अपने घर जाएगा, फ्रेश होगा, फिर खुद से चाय और भोजन बनाएगा। इन सब कामों में कम से कम 3-4 घंटे तो तेरे को लग ही जाएंगे। अरे नहीं यार, इस समय नहीं आ पाऊंगा। घर से थोड़ी दूर पर एक अच्छा और सस्ता होटल है, बस मैं तो वहीं चला जाता हूँ। अच्छी चाय और अच्छा भोजन मिल जाता है। फिर अपनी ड्यूटी भी कुछ ऐसी है कि कब कहाँ जाना पड़ जाए कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए घर का खाना तो वैसे भी मेरे नसीब में नहीं है। अगर ऐसी बात है दोस्त, तो अपनी माँ और बहन को क्यों नहीं साथ ले आता? बेचारे गांव में अकेले पड़े हैं, और तेरे तो पिताजी भी नहीं है। हाँ दोस्त, सही कहा तूने, लंबी बीमारी ने उनकी जान ले ली। पर दोस्त, मेरी माँ और बहन को कभी बेचारी ना कहना। गांव में वो बहुत खुश है और स्वस्थ भी है। मेरे पिताजी की भी शायद अकाल मौत ना होती अगर उनकी नौकरी शहर में ना होती और शहर की घुटन भरी जिंदगी जीने को वो मजबूर ना होते। हाँ यार, इसीलिए जब कभी कुछ अच्छा करने का मौका मुझे मिलता है तो उस अवसर को मैं गंवाना नहीं चाहता। यही तो अच्छाई है तुझ में, अभिजीत ने कहा और उससे अपने घर जाने की इजाजत मांगी। ना ना, अब तो मैं अकेले घर नहीं जाने वाला, क्योंकि तेरा साथ छोड़ने का जी नहीं चाहता है। इसीलिए प्लीज मेरे घर चल, फ्रेश होकर और नाश्ता पानी भोजन करके ही अब मैं तुझे जाने दूंगा। अरे नहीं यार, देख, मेरे पास कोई कपड़े वपड़े भी नहीं है। और कपड़े वपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है। नए कपड़े और नया तौलिया भी है। और निहारिका भी तुझे देखकर मुंह नहीं बनाएगी कि किसे मैं अपने साथ ले आया, बल्कि खुश होगी जब उसे मालूम होगा तेरी बहादुरी के कारनामों का। और मेरी पत्नी भी तुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि अपने घर का उसूल है अतिथि देवो भवा। मतलब तू नहीं मानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके बाबा, चलता हूँ तेरे घर। हालांकि मेरे को लड़कियां और औरतों से बहुत डर लगता है, ना जाने क्यों। ओ, फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो तू मेरे घर चल रहा है, क्योंकि अब तुझे कभी किसी लड़की या औरत से मिलने पर डर नहीं लगेगा। और ये मेरा तेरे से वादा है। अमर अभिजीत के साथ जब अपने घर पहुंचा तो निहारिका दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर अमर और अभिजीत का स्वागत किया और बोली, आप लोग फ्रेश हो ले, तब तक मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अरे नहीं यार, पहले सिर्फ एक चाय पिला दो, फिर नाश्ता पानी आराम से करेंगे, अमर ने कहा। जी ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और किचन में चली गई। अमर ने अभिजीत को बाथरूम दिखाते हुए कहा, चाय आने से पहले तू फटाफट ब्रश कर ले, और तब तक मैं जरा गरिमा से मिलकर आता हूँ। ओके ओके। अमर सीधे गरिमा से मिलने गया, पर वो इस समय पूजा कर रही थी। तब वो सीधे किचन में निहारिका के पास चला गया। निहारिका ने अमर से पूछा, गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है माँ। और आज से तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी है, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में कोई भी तुझे रोकने टोकने वाला ना होगा। तेरे भाई ने लिखकर दे दिया है कि अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं है। तू बालिग है और अपनी मर्जी की मालिक है। तू कुछ भी कर सकती है, और अब कभी भी तेरे किसी काम में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि उसने तो तेरे से रिश्ता ही तोड़ लिया है, भाई बहन का रिश्ता। और एक तरह से यह बहुत ही अच्छा हुआ तेरे लिए, क्योंकि अब तू अपने भाई के कलंकित संबंध से भी पूरी तरह आजाद है। ओह थैंक्स। और खुश होकर वो अमर के गले लग गई।
एक और भी बहुत खुशी की खबर है निहारिका, और वो खबर ये है कि अभिजीत की मदद से आज वो बदमाश जावेद भी जेल में है, जिसने गांव की भोली भाली 8 लड़कियों को और उनके अतिरिक्त और भी न जाने कितनी मासूम लड़कियों का सौदा कर उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो जावेद जो मेरी जान से प्यारी निहारिका का भी सौदा करना चाहता था और उसे भी नरक की भट्टी में जिंदा झोंकना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, मेरी जिंदगी को उन गंदे हाथों से बचाने के लिए, मुझे बिकने से बचाने के लिए और इस मुरझाई हुई कली को फिर से खिलाने के लिए। आप अभिजीत को भी मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर बोल देना, क्योंकि ऐसे महान लोग ही वंदनीय और पूजनीय होते हैं। सही कहा तुमने, पर मैं क्यों, तुम अभिजीत से खुद मिलकर उसे शुक्रिया कहो तो ज्यादा उचित होगा। जरूर, अगर मौका मिला तो मैं जरूर ऐसे महान इंसान के दर्शन करना चाहूंगी और उन्हें शुक्रिया भी कहूंगी। तो ठीक है, अभिजीत बैठक में ही है, ये चाय उन्हें दे आओ और शुक्रिया भी उन्हें बोल देना। बाकी दर्शन तो अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कर ही लिए हैं। मतलब ये कि इस वक्त मेरे साथ मेरा प्यारा दोस्त अभिजीत ही है, जो बैठक में फिलहाल एक कप चाय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? निहारिका ने चाय की केतली में थोड़ा और दूध और चाय की पत्ती डालते हुए कहा, अच्छा जी, मतलब अभिजीत के लिए स्पेशल अतिरिक्त दूध वाली चाय और मेरे लिए? ना ना, आगे कुछ ना बोलना, आपसे बढ़कर प्रिय तो मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं, और इसीलिए आपके सबसे अच्छे मित्र अभिजीत को एक बढ़िया चाय पिलाने पर मेरे से ज्यादा खुशी आपको होगी। ये बात भी मुझे मालूम है, क्योंकि आपके घर का उसूल तो आपने ही मुझे सिखाया है, अतिथि देवो भव। सही कहा तुमने, और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं अभिजीत को अपने साथ लाया हूँ, इसीलिए उसे कोई तकलीफ का आभास न होने देना और अच्छे से उसकी खातिरदारी करना। अब तुम ये चाय उन्हें दे आओ, थोड़ी देर बैठो उसके साथ, कुछ बातें करो, और तब तक मैं भी जरा फ्रेश हो लूं। इतना कहकर अमर चाय पीते हुए बाथरूम में चला गया और निहारिका एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई, जहां अभिजीत चाय के इंतजार में बैठा था। वो गर्मा गर्म चाय कब से इंतजार कर रहा था इस चाय का। निहारिका के हाथ से चाय का कप लेते हुए अभिजीत ने कहा, देरी के लिए क्षमा। दरअसल निहारिका के शब्द गले में ही अटक गए। नहीं नहीं, इस तरह तो पराये लोगों से बात की जाती है, और मेरी आदत है कि मैं ऐसे लोगों से बात बहुत कम करता हूँ जो मुझे पराया समझते हैं। चाय पानी में थोड़ी देर हो जाए, खाने पीने में कुछ कमी रह जाए, घर की सफाई समय से ना हो पाए, या कभी टीवी आदि देखने में कोई जरूरी काम छूट जाए, ये सब इंसान की डेली लाइफ में चलता है। इसमें ना बुरा मानने की जरूरत है और ना सॉरी कहने की। जी, ये तो सही कहा आपने, शायद मुझसे भूल हो गई, पर मेरा मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। इट्स ओके। वैसे एक सच ये भी है कि कोई भी लड़की किसी पराये इंसान से इतनी आसानी से कैसे घुल मिल सकती है ना? अभिजीत ने कहा, मगर आप पराई कहाँ हैं? आपने हमारे गांव की कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बचाकर कितना अच्छा काम किया है। किसी दूसरे की भलाई के लिए आज के जमाने में इतना कुछ भला कौन करता है? अरे नहीं निहारिका जी, ये तो हमारी ड्यूटी है और इसी बात का सरकार हमें वेतन देती है। अभिजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ड्यूटी निभाना अलग बात है अभिजीत जी,
और मानवीयता निभाना दूसरी बात है। आप में मानवीयता है और आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। निहारिका ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार कोई मेरा फैन हुआ है। शायद ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं वास्तव में आपकी फैन हूँ, क्योंकि आप बातें भी बहुत अच्छी करते हो। सो लविंग यू आर। ओ, क्या बात कह दी आपने। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस जिंदगी में भाग दौड़ और काम के सिवा और कुछ है ही नहीं। पर आपसे मिलकर आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे सच कहूँ तो आप भी बहुत अच्छी है और आपकी बातें भी दिल को मोह लेने वाली है। वो सुंदरता में तो आपका जवाब नहीं। जी धन्यवाद। वैसे इतनी खूबसूरत भी मैं नहीं हूँ जितनी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। कोई लड़की अपनी सुंदरता खुद कैसे देख सकती है, उसके लिए तो किसी की पारखी नजर चाहिए। जैसे मेरे दोस्त अमर ने तुम्हारी सुंदरता को पहचाना और इसीलिए तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया। वो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आप भी बहुत अच्छे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अच्छा है इसीलिए मैं भी अच्छा हूँ? वो इस तरह कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही होते हैं, इसीलिए आप भी अच्छे हैं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब हंसती हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल परियों के जैसी। पर मैं क्या जानूं कि परियां कैसी होती है। मैंने क्या किसी परी को कभी देखा है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परियां कैसी होती है। लेकिन फिलहाल तो बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी नज़र में जो लड़की सबसे खूबसूरत हो, समझ लो कि तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मेरी आंखों से तो फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं। मतलब मुंबई की लड़कियां जैसे हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। लेकिन तुम इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि इनकी सुंदरता में वो ताजगी और मासूमियत नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। अभिजीत ने उसकी आंखों में झांकती हुई कहा। जी जी शुक्रिया। निहारिका सिर्फ इतना ही कह पाई और उसकी नजरें झुक गई। अभिजीत अचानक उसके बहुत करीब आ गया और उससे बोला, मुझे नहीं मालूम निहारिका जी कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर तुम्हें देखकर आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ और मेरा तुमसे कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है। पर निहारिका जी, मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जबकि ये सच है कि मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। जी, मेरी जिंदगी की डोर सिर्फ अमर के हाथ में है, क्योंकि अब सिर्फ वो ही मेरे सब कुछ है। मेरे गॉड फादर है वो। तुम्हारे लिए वो गॉड फादर होगा, पर मेरा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। पर मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतना कहकर अभिजीत उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें निहारिका की सांसों में घुलने लगी। तभी निहारिका का आंचल उसके कंधे से सरक गया, लेकिन निहारिका को मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और तब अभिजीत ने उसे अपने बाहुपास में ले लिया। निहारिका अभिजीत की बाहों में थी।
तभी अचानक अमर आ गया और उन्हें एक दूसरे की बाहों में देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर एक नज़र में ही इतना लाइक करने लगे हो तुम दोनों एक दूसरे को तो नो प्रॉब्लम, किस्सा आगे बढ़ने दो और जो होता है हो जाने दो, क्योंकि अंतिम मुकाम तो शादी ही है और यहाँ तुम दोनों की शादी में व्यवधान उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है और गरिमा को भी खुशी होगी इस रिश्ते से। निहारिका अमर को देखते ही अभिजीत से अलग हो गई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्यार का मामला कुछ ऐसा होता है कि इसमें कभी कोई बात छुप नहीं सकती और अगर कोई जुबान से कुछ ना बोले तब भी उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तू तो जानता है कि मेरे प्यार और शादी से एलर्जी है। पर यह भी सच है कि तेरी निहारिका में रियली एक अजीब सा आकर्षण है और इसीलिए जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। जो मुकद्दर में लिखा है वो तो होना ही है दोस्त, इसीलिए शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हुए उसने निहारिका का हाथ अभिजीत के हाथ में दे दिया और निहारिका से बोला, निहारिका, अभिजीत एक अच्छा लड़का है और मेरी तरफ से तुम दोनों के प्यार को हरी झंडी है। आखिर कभी ना कभी तो तेरी शादी होनी ही है और तब तू मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर अभिजीत जैसा तेरा पति होगा तो तू दूर होकर भी तू हमेशा मेरे पास रहेगी, क्योंकि अभिजीत और हम दो नहीं बल्कि एक ही है। इतने में गरिमा भी उनके बीच आ गई और उसने भी अपनी ओर से इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और सबका मुंह मीठा कराया। ये सब अचानक देख निहारिका बोली, माँ आप ये क्या कर रही है? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो 2-4 दिन ही हुआ है मुझे यहाँ आए हुए और अभी से आप मुझे अपने से जुदा करने का सोचने लगी। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन जाना तो पड़ता ही है अपने ससुराल, लेकिन अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से और किस्मत से मिलते हैं और जब अच्छे रिश्ते सामने हो तो शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब वक्त बदल जाए ये कोई नहीं जानता। शुभ घड़ी पल भर की होती है, पल भर में ही किसी की जिंदगी संवर जाती है और पल भर में ही किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। इसीलिए खूबसूरत पल को हमेशा कैद कर लेना चाहिए और बुरे वक्त को जितना टालने की कोशिश हो उतना टालना चाहिए, तभी इंसान अपनी जिंदगी में खुशहाल रह सकता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन भाभी जी मेरे पास ना घर है और ना मेरा कोई ठिकाना है। मैं तो किराए के घर में रहता हूँ और अक्सर सरकारी गेस्ट हाउस में रहता हूँ। कोई मुस्तकिल ठिकाना मेरा नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसीलिए मैं तो यह चाहूँगा कि निहारिका हमेशा आपके साथ ही रहे, या फिर एक कमरा आप हमें यहीं किराए पर दे दे तो निहारिका भी खुश रहेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि तब आप लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे परायपन का एहसास भी नहीं होगा। कैसी बातें करता है दोस्त, अमर ने कहा। एक कमरा किराए पर क्यों? ये पूरा घर तेरा ही है। तू मेरा भाई जैसा था, पर नहीं, अब तू मेरा भाई ही है और भाई भाई से जुदा भला कैसे हो सकता है? और सुनिए, किराए की बात तो फिर कभी करना नहीं। अब तू हमेशा यहीं रहेगा, इसी घर में रहेगा मेरा भाई बनकर, और निहारिका भी यहीं रहेगी। यह कहते हुए अमर ने अभिजीत को अपने गले से लगा लिया। बहुत खूबसूरत समय था यह, बहुत ही आनंदमय। सभी के चेहरों पर खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो अनमोल थी, जिसका कोई मोल नहीं था। एक ऐसी खुशी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी, क्योंकि ऐसी खुशी सिर्फ आत्मीयता और प्रेम से ही मिल सकती है। अभिजीत अपने ऑफिस चला गया और गरिमा भी किचन में चली गई कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। अब सिर्फ निहारिका और अमर थे वहाँ। निहारिका, तुम खुश हो ना? निहारिका ने अमर के पांव छूकर कहा, अगर आप खुश हैं इस रिश्ते से तो मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मालिक तो आप ही है। आप ही मेरे माता पिता है, मेरे भाई है और आप ही मेरे दोस्त भी हैं। आपसे बढ़कर तो मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में आज जो भी खुशी है
वो आपकी ही बदौलत है, और मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी बुरा तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मेरी अच्छी निहारिका, तुम्हें तो मालूम है कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, पर जो कुछ भी मेरे अंदर आज बदलाव आया है वो तुम्हारे कारण ही है, और मेरे बुरे कर्मों का यही प्रायश्चित है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं, और तुम्हारी हर चाहत को मैं पूरा करूं। तुम बहुत ही खास हो मेरे लिए, और तुम्हारी खुशी के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे गम ना होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैंने भी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान देकर। यह आप कैसी बात कर रही है? सच तो यह है कि ना जानी क्या बात है आप में कि मुझे भी अब आपसे प्यार हो गया है। पर मुझे मालूम है हमारे प्यार की सीमा, और हमें अपनी उस सीमा में ही रहना है, क्योंकि हमारे प्यार के बीच आपकी एक प्यारी सी पत्नी है और आपके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तुम ठीक कह रही हो निहारिका। ठीक है, मैं भी जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना ही अपने बच्चों से भी प्यार करता हूँ, और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जब तक हम इस मर्यादा में रहते हैं तब तक हम खुश रहते हैं, और जब अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं तो पल भर की खुशी जरूर हमें मिलती है, लेकिन बाकी का संपूर्ण जीवन दुखों में तब्दील हो जाता है, और कभी कभी तो पश्चाताप करने का भी ऑप्शन नहीं मिल पाता। यह मेरी खुशकिस्मती है निहारिका कि तुमने मुझे समझने का मौका दिया है, जिससे मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं और समाज में कुछ अच्छा काम भी कर सकूं, जिससे भूत में जो भी हमने पाप किए हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके, और परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ कर सके, और इस जिंदगी के बाद नरक की यातना भोगने से हम बच सके। आपने सही कहा, मगर ये भी एक सच है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। बस अंतर इतना है कि किसी के गुनाह बड़े हैं और किसी के गुनाह छोटे हैं, पर गुनाह तो यहाँ सभी से हुए हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, कोई देवता या ईश्वर नहीं। हाँ निहारिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आओ हम दोनों ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे गुनाहों को माफ करें, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई है उन भूलों को क्षमा करें, और सच्चाई के मार्ग पर चलने में हमारी मदद करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुझ पापी जीवों के गुनाहों को माफ करना, और जीवन में हमको सदा तुम सही राह दिखाना। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, माफिया हो, गुंडा हो, स्मगलर हो, आतंकवादी हो, पर जब पुलिस के फंदे में फंसता है वो, तो उसकी बोलती बंद हो ही जाती है, उसकी सारी दादागिरी निकल जाती है, और एक एक करके उसके गुनाहों के सारी चिट्ठी खुल जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी चैन से कुल कितने और लोग जुड़े हैं उनका भी पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस में इतनी ताकत होती है कि उसकी ताकत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। बस शर्त यह है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, ना लालच में पड़े और ना इन बदमाशों की धमकियों से डरे। होंगे उनके आका बहुत ताकत वाले, परंतु पुलिस कस्टडी में गिरफ्त बदमाशों पर उनका कोई बस नहीं होता। जावेद ने भी पुलिस कस्टडी में खुद को बचाने के लिए तमाम चालें चली, अपने रुतबे का ध्वंस किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच का हवाला देकर नौकरी खा जाने तक की धमकी दे डाली। परंतु जब अभिजीत ने उसके सीने पर एक छोटा सा चक्कू रखकर घुमाते हुए उससे पूछा कि बोल, अगर इस चक्कू से तेरे इस दिल को मैं बाहर निकाल लूं तो कौन इस वक्त तेरे को बचाने आएगा, तो उसकी बोलती बंद हो गई। तेरे पास हजारों करोड़ों की संपत्ति हो तब भी तू बच नहीं सकता। बोल, क्या इस चक्कू के वार को तेरी संपत्ति रोक सकती है? तेरी आका इस चक्कू को रोक सकती है? तेरे बड़े बड़े नेता इसे रोक सकते हैं? बोल, कौन इस वक्त तुझे बचाएगा? फिर तुझ जैसे हैवान को खत्म करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये सौदा मेरे लिए सस्ता ही है, क्योंकि तुझे मारने का अर्थ है हजारों मासूमों की जान बचाना, और अगर मेरी जान इन मासूम बेगुनाहों की जान बचाने में कुर्बान भी हो जाती है तो मुझे फक्र होगा खुद पर। मुझे नहीं पता कि तू खुदा को मानता है या नहीं, पर मैं जरूर तेरे खुदा को मानता हूँ, तेरे कुरान को भी मानता हूँ, और इस हकीकत को भी जानता हूँ कि तेरी जान लेने पर तेरा खुदा भी खुशी होगा कि अच्छा हुआ जो तुझ जैसे एक पापी का नाश हुआ। खुदा का खौफ मुझ पर नहीं होगा, बल्कि खुदा का खौफ तुझ पर होगा, और तेरे गुनाहों को वो कभी ना माफ करेगा। हाँ, एक सच जरूर है कि जिन जिन लोगों से तेरे तार जुड़े हैं
अगर तू उन सब के नाम बता दे और उनको पकड़वाने में हमारी मदद करे, तब शायद खुदा जरूर तेरे गुनाहों को माफ कर देगा और शायद मैं भी तुझे जीने का एक मौका दे दूंगा। वैसे जिंदगी तो तब भी तेरी जेल में ही बीतेगी, लेकिन खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने और प्रायश्चित करने का एक अवसर तुझे जरूर मिल जाएगा। और ये भी बात तू कान खोलकर सुन ले कि बिकते वो है जिन्हें अपनी जान की परवाह होती है, पर वो नहीं बिकते जिनकी सांसों का कनेक्शन देश की खुशहाली से जुड़ा होता है, जिनकी धड़कनों में अपने देश पर मर मिटने की तमन्ना होती है। मरना तो हर इंसान को है एक दिन, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मौत को यादगार बना दूं और अपने देश पर ही अपनी जान कुर्बान कर दूं। इतना कहने के बाद रंजन अपने चक्कू को उसके सीने पर गोल गोल घुमाते हुए अंदर करने को ही था कि जावेद की घिग्गी बंद गई और उसने अपने सारे गुनाहों का चिट्ठा खोलकर रख दिया। लेकिन इससे पहले उसने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी और कुरान की प्रति भी उपलब्ध कराने की बात कही। अभिजीत ने उसको नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी और कुरान की प्रति भी मंगवाकर उसके हाथों में दे दिया। जावेद ने नमाज पढ़ा, कुरान को अपने सीने से लगाकर खुद से माफी मांगी और फिर जो कुछ उसने बताया बहुत ही खौफनाक था। उसने बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं और भी कई देशों से उसके तार जुड़े हैं। उसका मुख्य काम है गरीब घरों की लड़कियों को बहकाकर और उनके माँ बाप को कुछ पैसे थमाकर उन लड़कियों को शहर में बड़े बड़े सेठों के हाथों बेच देना, विदेशों में बेच देना, कोठों पर बेच देना और मांग होने पर उन डॉक्टरों को भी बेच देना जो जरूरत के अनुसार उनकी किडनी आदि अंगों को निकालकर अमीरों को ट्रांसप्लांट कर उनसे करोड़ों रुपये कमाते हैं। संसार में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और ऐसी लड़कियों के माँ बाप स्वेच्छा से अपनी लड़कियों को हमारी सुपुर्द कर देते हैं। थोड़ी सी रकम में ही वो खुश हो जाते हैं और फिर उन लड़कियों से हम लाखों करोड़ों कमाते हैं। हमारे इस काम में आपका महकमा भी हमारी मदद ही करता है, क्योंकि हमारे चंगुल में फंसी लड़कियां पुलिस में कंप्लेन करने से डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस में कंप्लेन करने पर उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी यह सोच है कि पुलिस कस्टडी में या किसी सामाजिक संस्था में उनकी स्थिति हमारे यहाँ से भी बदतर होगी। फिर नशे की जो लत हम उनकी नसों में घोल देते हैं, वो नशा ना उन्हें पुलिस कस्टडी में मिल सकता है और ना सामाजिक संस्थाओं में, क्योंकि नशे में रहना और किसी पुरुष की बाहों में सोना धीरे धीरे उनकी आदत में शुमार हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके प्रतिरोध की रही सही संभावनाएं भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ उसने कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों के नामों का भी खुलासा किया जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। फिर उसने कहा कि मैं अब जेल से छूटना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से छूटने के बाद मुझसे और भी बड़ा गुनाह करवाया जाएगा और यह भी मुमकिन है कि मुझे आत्मघाती बम बनाकर किसी विशेष व्यक्ति की जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए, जिससे जान और माल की भारी क्षति हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आजीवन कारावास की सजा हो जाए या मुझे फांसी दे दी जाए, जिससे अपने बचे कुचे जीवन में मैं सच्चे दिल से अल्लाह को याद कर सकूं, उसकी इबादत कर सकूं और उसके बंदों की सलामती के लिए दुआएं कर सकूं। जीवन में सारी दुनिया से जीतने वाला इंसान भी अक्सर खुद से ही हार जाता है और ऐसा तब होता है जब कोई अंदर की बुराइयों पर प्रहार करे और अच्छाइयों को उजागर करे। पुलिस कस्टडी में अभिजीत ने जावेद के साथ यही काम किया था। उसने उसकी अंतरात्मा पर प्रहार किया था, उसे उसकी बुराइयों के अंजाम से आगाह किया था। यही कारण था कि अब जावेद को इस सच का एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया कितना गलत किया। अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे यह तो नहीं मालूम था कि खुदा उसके गुनाहों को माफ करेगा या नहीं करेगा, पर आगे की जिंदगी उसने ईमानदारी से जीने का संकल्प कर लिया था और अपने को खुदा की इबादत में समर्पित कर दिया था। रौनक ने सुबह का अखबार पढ़ा और उसकी हालत खराब हो गई। जावेद ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। किस तरह वह लड़कियों को फुसलाकर और उनके माँ बाप को थोड़ा सा पैसा देकर उन्हें खरीदकर उनसे धंधा करवाता था
उन्हें कोठों पर बेच देता था, विदेशियों के हाथों बेच देता था और जरूरत पड़ने पर उनकी किडनी आदि अंगों को भी निकलवा कर बेच दिया करता था। ऐसे हैवान को वो अपनी बहन सौंप रहा था, और वो भी सिर्फ 30,000 रुपए की लालच में। क्या इतना नीच और कोई भाई हो सकता है जिसने शराब की लत में अपनी बहन तक का सौदा कर डाला हो। उफ, कितना जुल्म मैंने ढाया है अपनी मासूम सी बहन निहारिका पर। कितना दर्द और कितनी खरोंचें दी है उसके जिस्म पर मैंने। कितना बुरा बर्ताव किया है उसके संग मैंने। यहाँ तक कि राखी की मर्यादा और बहन भाई के रिश्ते को भी कलंकित कर डाला मैंने। यह शराब कितने घरों को बर्बाद करेगी, कितने लोगों की जान लेगी, पीने में भी कड़वी। फिर भी इंसान पीता है, बहकता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। दुकान से 100-200 तो आमदनी हो ही जाती थी और रोटी खाने को तो इतना धन भी पर्याप्त था, पर शराब की इस लत ने कितना बर्बाद किया मुझे। इस शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया, मुझे सारे रिश्ते नातों से दूर कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया, मुझे अपनी बहन की नज़रों में भी गिरा दिया और अपराधी बना दिया मुझे। पूरी खबर डरते डरते उसने पढ़ा कि कहीं जावेद ने उसका नाम भी ना ले लिया हो, लेकिन भला हो उस अमर का और उस पुलिस ऑफिसर अभिजीत का जिसने मेरे को बचा लिया, वरना आज मैं भी जेल में होता। कितना महान इंसान है अमर, जिसने मुझे अपनी बहन के सौदे का भी पैसा 35,000 पूरी ईमानदारी से दिया, जबकि मेरे कुकर्मों का पूरा चिट्ठा उसके पास है। और सही मायने में मुझे भी जावेद के साथ इस समय जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पर शायद निहारिका के कारण उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक प्रश्न अब भी है, और वो ये है कि निहारिका इस समय कहाँ है। माना कि मेरी बहन निहारिका की जिंदगी जावेद जैसे दरिंदे से तो अमर ने बचा ली, पर जिस सेठ ने उसने निहारिका का सौदा 35,000 में किया है, वो सेठ कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जावेद से भी ज्यादा खतरनाक हो। ये सोचते ही उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर उसने सोचा, चाहे जिस तरह भी हो, लेकिन अब मुझे निहारिका को बचाना होगा। मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए उसकी असमत की कीमत कि ये 35,000 रुपये। मैं इन रुपयों को लौटा दूंगा अभी और इसी वक्त, इसके पहले कि उसकी इज्जत उस सेठ के हाथों बर्बाद हो। मुझे अमर से बात करनी होगी। हाँ, ये ठीक होगा। रौनक ने तुरंत अपने मोबाइल से अमर का नंबर मिलाया और उसके फोन उठाते ही बोल पड़ा, निहारिका कहाँ है? सुन, तू अपने सेठ को अभी फोन मिला और उससे बोल कि तू निहारिका को उसके सुपुर्दगी में नहीं देगा, ये सौदा कैंसिल। और सुन, तूने जो मेरे को 35,000 रुपये दिए हैं, तो इन रुपयों को वापस ले जा और इस सौदे को तुरंत रफा दफा कर दे। ये क्या बकी जा रहा है तू? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अब तो वैसे भी तेरा संबंध निहारिका से टूट चुका है, इसीलिए तू निहारिका के बारे में मेरे से कोई बात ना कर। मेरे पास कोर्ट का कागज है और उस पर तेरी दस्तखत भी है। देख अमर, मैं निहारिका से मिलना चाहता हूँ, और प्लीज तू मेरी निहारिका को सेठ के हाथों में ना दे। तेरी निहारिका? क्या कह रहा है तू? निहारिका तेरी कब से हो गई? और सुन, तू निहारिका से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद भी तुझसे नहीं मिलना चाहती। तू अपनी जिंदगी जी, और अगर मेरी बात मान तो इस शराब की लत को छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जीने की कोशिश कर, क्योंकि ये शराब इंसान की मित्र बनकर हमेशा उसके साथ धोखा करती है और समय से पहले ही उसे मौत की नींद सुला देती है। तो ठीक कह रहा है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस शराब को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पर शराब को तो तू भी पीता है, और निहारिका के साथ तो तेरी नियत भी। कुछ ना बोल आगे, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा मैं बदल चुका हूँ, और निहारिका अब मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो। तू तू सच कह रहा है? निहारिका कैसी है? और अगर निहारिका को तूने अपनी बेटी मान लिया है, तो वो सौदा, वो सेठ जी, और वो 35,000 रुपये। सुन, मैंने तेरी बहन को किसी के हाथ नहीं बेचा है, और वो 35,000 मैंने तुझे अपने पास से दिए हैं, और इसीलिए दिए हैं कि तू अब कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि निहारिका से तेरा रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब रख फोन।
अमर मेरे मित्र, सिर्फ एक बात बता मेरे को कि निहारिका खुश तो है ना? ये तो मैं भी जानता हूँ कि मैंने इतना बुरा बर्ताव किया है उसके संग कि शायद मैं खुद अब कभी उससे नजरें ना मिला पाऊँ। पर मैं तुझसे ये जरूर वादा करता हूँ कि मैं भी बदल जाऊँगा। अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है मेरे दिल में कि काश वो मेरे को माफ़ कर दे। देख रौनक, निहारिका यहाँ बहुत खुश है और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण उसकी खुशियों में ग्रहण लगे, क्योंकि उसकी खुशी अब तेरे से दूर रहने में ही है। वैसे ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जो तूने शराब छोड़ने की बात की है। बहुत तसल्ली हुई यह सुनकर दोस्त कि मेरी निहारिका खुश है। दोस्त, बस एक विनती और है मेरी तुझसे, तू ये अपने 35,000 रुपये वापस ले ले। इन रुपयों के लिए ही मैंने अपनी बहन को बेचने की बात की थी। इसीलिए अगर तू इन रुपयों को वापस नहीं लेगा तो इन रुपयों के बोझ तले दबकर मैं मर जाऊंगा। यह रुपये मैंने तुझे अपनी खुशी से दिए हैं, इसीलिए तू यह बिल्कुल ना समझ कि तूने अपनी बहन निहारिका को इन रुपये के लिए बेच दिया है। मैं तुझे इस पाप से आजाद करता हूँ, इसीलिए अब मेरी तुझसे एक ही ख्वाहिश है कि तू भी एक अच्छा इंसान बन जा, जिससे निहारिका के माथे पर लगा ये कलंक मिट जाए कि उसका भाई एक शराबी है। क्योंकि तेरी तरफ से अब सिर्फ तेरी ईमानदारी और सच्चाई ही निहारिका को खुशी दे सकती है और तुझे माफी भी। ठीक है दोस्त, पर ये रुपये तो तुझे वापस लेना ही होगा, क्योंकि पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया। अब रौनक एक बार फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गया। उसने सोचा, एक तरफ दुनिया में इतने महान लोग हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर मुझ जैसा कमीना भाई है जो सिर्फ बर्बादी के सपने देखता है और दूसरों की बर्बादी में ही अपनी खुशियां तलाशता है। उसकी आत्मा ने दिगारते हुए उससे कहा कि लानत है तेरी जिंदगी पर रौनक, अपनी बहन की शादी करना तो दूर, अपनी शराब के लिए उसके जिस्म का सौदा कर डाला तूने। कितना गिर गया था तू। और तब अचानक ही उसने अपने हाथों से शराब से भरी बोतल को अपने ही सिर पर दे मारा। बोतल टूट गई और उसके सिर से रक्त की धार बह निकली और वो बेहोश हो गया। अभिजीत उस रात गेस्ट हाउस में ही ठहरा और दूसरे दिन सुबह होने पर जब घर आया तो वहाँ का पूरा माहौल बदला बदला सा था। निहारिका उसे देखते ही एक सजे सवरे कमरे में ले गई और बोली कि आज से ये तुम्हारा कमरा है और यहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तब तक अमर, गरिमा और तीनों बच्चे भी वहाँ आ गए। आज सभी बहुत खुश थे। निहारिका ने अभिजीत को पसंद किया और अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। गरिमा ने अभिजीत को सोफे पर बिठा दिया और उसका टीका करने लगी। अभिजीत ने पूछा, ये सब क्या है? जवाब अमर ने दिया, निहारिका से तेरी शादी होने वाली है और उसकी तैयारी अभी से हम लोगों ने शुरू कर दी है। खूब शान से हम निहारिका की शादी करेंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि निहारिका की बारात यहीं से निकलेगी और घूम फिर कर यहीं वापस आएगी, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी हैं। वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे सोचने समझने का समय चाहिए। पागल कहीं का, सारा रिश्ता तय हो गया, सारी बातें तय हो गई, प्यार हुआ, इकरार भी हुआ और अब भी तू सोचने की बात करता है। यहाँ तो चट मंगनी और पट बिहा वाली कहावत को चरितार्थ करना है। और सुन, अगले हफ्ते ही तेरी शादी है, कुछ समझा या नहीं? अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। कई अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। कहीं मुझे कुछ हो गया तो इस कच्ची उम्र में ही निहारिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं निहारिका की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अभिजीत ने अपनी परेशानी बताई। तू पागल है, अगर निहारिका से तेरी शादी हो जाएगी तो उसकी किस्मत तुझे मरने नहीं देगी और हमेशा तेरी रक्षा करेगी। अगर तू मौत के मुंह में भी होगा ना, तब भी उसकी दुआएं तुझको वहां से जिंदा निकाल कर वापस ले आएगी। इसीलिए तू शादी से बिल्कुल परेशान ना हो, अमर ने उसे समझाया। तभी सजी धजी निहारिका आई। उसने अभिजीत के चरण स्पर्श किए। अब अभिजीत के पास कोई रास्ता ना था। उसने निहारिका को अपने सीने से लगा लिया। यह देख अमर खुश होकर बोला, अब आया ना मेरा दोस्त लाइन पर। फिर समझाते हुए उसने अभिजीत से कहा,
देख अभिजीत, ये जो वक्त है ना, ये बड़ा बेरहम होता है। यहाँ कब इंसान का दिमाग बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अच्छे समय को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसीलिए निहारिका से तेरी शादी इसी हफ्ते होगी। अभिजीत जल्दी नहीं करना चाहता था, पर उसकी एक न चली और अतत अगले हफ्ते रविवार को शादी की तारीख पक्की हो गई। रौनक पूरे दिन बेहोश पड़ा रहा। उसे जब होश आया तो तारीख बदल चुकी थी। उसके सिर से रक्त बहकर जम गया था। बड़ी अजीब स्थिति थी उसकी इस समय। शराब की भयंकर तलब महसूस हो रही थी उसे। उसके सामने टूटी हुई बोतल पड़ी थी और सारी शराब बह चुकी थी। दर्द भी बहुत हो रहा था, हलक सूख रहा था। भूख भी जोर की लगी थी, पर खाने को वहाँ कुछ न था। तभी उसकी नज़र एक और बोतल पर पड़ी जो कमरे के एक कोने में लुढ़की पड़ी थी। किसी तरह से घिसटते हुए वो कोने में पहुंचा। बोतल उठाई, ढक्कन खोला और बस पीने को ही था कि उसके अंदर आत्मा में अमर की आवाज गूंजने लगी। बस टूट गया तेरा वादा। ही शराबी होते ही ऐसे हैं जो रोज वादा करते हैं और अगले ही पल अपने वादों को तोड़ भी देते हैं। दो पल के लिए कोई अच्छी बात आई भी दिमाग में तो अगले ही पल फिर शैतानियां हावी हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने अगर तुझसे वादा किया है शराब को ना पीने का, तो अपना मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा, अपनी जान भी देकर। और अगले ही पल उस बोतल को भी उसने जमीन पर दे मारा। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरे कमरे में कीमती शराब बिखर गई। बोतल तो टूट गई, पर अब क्या करे वो, भूख से बेहाल, दर्द से बेहाल। अगर निहारिका होती तो इस हाल में भी उसका ख्याल रखती और उसकी तबीयत इतनी ना बिगड़ने देती। पर उसने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी अपने कुकर्मों के कारण। अब ना कोई दोस्त था उसका और ना कोई हमदर्द। जो थे वो सब नशेड़ी, जुआरी और शराबी थे। तभी अचानक एक अजनबी को अपने सामने देखकर वो चौंका। आपको तो बहुत खून बह चुका है, ये सब क्या है और कैसे हो गया और किसने आपका यह हाल किया? आगंतुक ने पूछा। जीने की जब तमन्ना ही नहीं तब क्या करूंगा मैं जीकर। अब मैंने तो अपने आशियाने को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। ओ, तो मतलब आप एक शायर है? आगंतुक ने कहा। शायर नहीं हूँ यार, मुझे तो मेरे गमों ने शायर बना दिया। मेरे अपने कुकर्मों ने ही मेरा आशियाना बर्बाद कर दिया। किसी की कुछ खता नहीं है जो मेरा आज है। यह हाल मैं खुद ही अपना खतावार हूँ, इसीलिए हूँ इस कदर बेहाल। खैर, आप जो भी हो, चलिए आपको भी अस्पताल ले चलता हूँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इस समय आप कितनी सीरियस कंडीशन में हैं। और मेरा नाम शिवा है। भाई अजनबी, बचपन में प्यार से सब मुझे घर की रौनक कहते थे, इसीलिए मेरा नाम रौनक पड़ा। पर रौनक तो क्या, मैं तो अंधेरा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि अंधेरा भी एक छोटी सी रोशनी में चमकता है। पर मैंने तो लोगों की जिंदगी से हमेशा खिलवाड़ ही किया, उन्हें दुख और तकलीफें ही दी है। पर आपकी बातें तो सोने से भी ज्यादा कीमती लगती है रौनक भाई। और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। रौनक ने हॉस्पिटल जाने से पहले अपना एक बैग साथ में ले लिया, जिसमें अमर के 35,000 रुपये और उसके गांव के खेत व दुकान के कागजात थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल कर बताया कि अत्यधिक शराब पीने के कारण इनका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया है। घर पर घाव भी गहरा है। इन्हें अस्पताल पहले ही लाना चाहिए था। आपने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी। मैं रेफर कर देता हूँ, आप इन्हें मुंबई मेडिकल कॉलेज ले जाए। वैसे इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, शिवा ने सोचा और फिर रौनक को मुंबई लाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। रौनक की दिन प्रति दिन हालत बिगड़ती गई। अब वो भी समझ गया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसने शिवा से कहा, दोस्त, तुम पर हमारे बहुत एहसान हैं। पता नहीं कौन से मैंने पुण्य किए थे जो ईश्वर ने इस मुसीबत की घड़ी में तुझे मेरे पास भेज दिया। पर जहाँ इतना एहसान किया है मुझ पर, एक एहसान और कर दे मुझ पर। मेरे इस बैग में 35,000 रुपये और मेरे गांव की जमीन और दुकान के कागजात है। मुंबई में ही मेरा एक दोस्त अमर रहता है और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम निहारिका है। जो अमर के यहाँ है, वो उसे अपनी बेटी मानता है।
वो दोनों ही मुझसे बहुत खफा है, क्योंकि मैंने अपनी बहन निहारिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने इन कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और सब कुछ अमर के नाम कर दिया है। दोस्त, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता और ये भी नहीं चाहता कि मैं उससे मिलूं। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तू मेरे जीते जी ये कागजात और पैसे अमर को दे दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं 1-2 दिन का ही मेहमान हूँ। यदि तू मेरा ये काम कर देगा तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी और तेरे लिए मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, वो तेरी हर मनोकामना पूरी करे। ओ, फिर तो मुझ में भी अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मेरे भाई रौनक, क्योंकि एक राज जो अब तक मैंने आपसे छुपाया है, मैं उस राज को अब और नहीं छुपा सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो राज ये है कि मैं इत्तेफाक से आपको नहीं मिला, बल्कि आपके दोस्त अमर ने ही आपका हाल जानने के लिए मेरे को आपके पास भेजा था। लेकिन उसने मेरे से आपको ये बताने को मना किया था कि उसने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आपके लिए भाई, और वो खुशखबरी ये है कि कल आपकी बहन निहारिका की इंस्पेक्टर अभिजीत ड्यूटी ऑफ क्राइम ब्रांच से शादी है और अमर की बहुत इच्छा थी कि आप इस शादी में जरूर आए, लेकिन निहारिका नहीं चाहती थी कि शादी में आप आए, क्योंकि उसे डर था कि आपके कारण कहीं कोई बवाल ना हो। पर रौनक भाई, आप वास्तव में इतना बदल जाओगे इसकी कल्पना अमर को थी और ना निहारिका को। यद्यपि अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप मेरे साथ चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी अपनी बहन की शादी है तो आपका भी वहाँ होना बहुत जरूरी है। ये क्या कह रहा है तू मेरे यार, मेरी निहारिका की शादी है और वो भी अभिजीत के साथ। मैं तो अभिजीत से भी मिला हूँ, बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है, और तुझको अमर ने ही मेरे पास भेजा है मेरी देखभाल के लिए, मेरी सेवा के लिए। यह कैसा आश्चर्य है, मुझ जैसे कमीने इंसान के लिए वो इतना कुछ कर रहा है। हे भगवान, तू इन बच्चों को हमेशा खुश रखना और इन्हें दुनिया की हर बुराइयों से बचाना। मेरे भाई शिवा, आज तूने मेरी सारी तकलीफें हर ली और एक नायाब खुशी मेरी झोली में भर दी। मैं तेरा ये एहसान मर कर भी ना चुका पाऊंगा, पर दुआएं अनंत है मेरी तेरे साथ। रौनक भाई, अब भूल जाइए इन बीती बातों को और चलिए मेरे साथ अमर के घर, अपनी बहन के घर, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। नहीं, इस खुशी के अवसर पर मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तू मेरे को शादी का वीडियो दिखा देना, यही मेरे लिए बहुत है। और फिर अपनी इस हालत में मैं फिर भी नहीं सकता और ना परमिशन ही मिलेगी मुझे अस्पताल से। आप परमिशन की चिंता छोड़िए, वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। नहीं दोस्त, इस समय मेरी हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी वक्त मेरा दम निकल सकता है, और अगर कहीं इन बच्चों की शादी के पंडाल में ही मेरी मौत हो जाए तो सोच कैसा मातम छा जाएगा वहाँ। मेरी जिंदगी में अब चंद सांसें ही शेष है, इसीलिए तू जा और शादी एंजॉय कर, पर मेरे को शादी का वीडियो जरूर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, पर अंदर से वो बहुत ही दुखी था रौनक की इस व्यवस्था पर। अमर के घर निहारिका की शादी की धूम मची थी। अमर और गरिमा इस समय निहारिका के माता पिता थे। बारात आने से पहले शादी होने तक की सारी रस्में ही निभाई। निहारिका भी बहुत खुश थी और अभिजीत भी। कल तक जिनका इस दुनिया में कोई न था और जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, आज उनके जीवन में अंधेरों का कहीं नाम भी न था। हर तरफ खुशियां थी, रोशनी थी, उजाला था और सुनहरे भविष्य का सपना था। शिवा ने शादी की सारी लाइव तस्वीरें रौनक को व्हाट्सएप पर भेज दी। दूसरे दिन वर वधू का शिव मंदिर में दिन के 11 बजे गरीबों को अन्न वस्त्र बांटने का कार्यक्रम था। शिवा ने बताया कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने पर करीब 1 बजे वो अस्पताल आएगा और तब तक सारी तस्वीरें लाइव उसे भेजता रहेगा। सुबह नाश्ता पानी जलपान के बाद मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। ठीक 11 बजे निहारिका, अभिजीत, अमर, गरिमा, शिवा तथा और भी बहुत से दोस्त रिश्तेदार मंदिर पहुंच गए और सभी गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटा। अभिजीत की माँ और बहन भी आ गई थी। अभिजीत और निहारिका ने जब आखिरी भिक्षुक को वस्त्र और प्रसाद दिया तो अचानक उस भिक्षुक ने निहारिका और अभिजीत के पांव पकड़ लिए और फिर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उसने अपने हाथ उठाए ही थे कि उनके कदमों में ही उसका प्राण निकल गए। हे भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि निहारिका का भाई था, वो शराबी भाई जिसने शराब के नशे में अपना सब कुछ खो दिया था। और जब वे होश में आया
तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि जिंदगी ने ही उसका साथ देने से इनकार कर दिया। बस खुशी एक बात की ही थी कि उसकी मौत पर सभी की आंखें सजल थी और सभी ने दिल से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमें कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।